तो अब हम लोग दो चैप्टर का तो देख चुके हैं, और उससे पहले बीच में एक छोटी सी लाइन, हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी, लेकर मन के अंदर विश्वास, बनो तुम अर्जुन जैसा धनुर्धारी, खींच लो तुम, खींच लो तुम कलम रूपी बांध, और भेद दो उस लक्ष्य को जिस कारण से तुमने पसीना बहाया है, जिस पर तुमने लगभग 10 वर्षों की मेहनत को खपाया है। तो चलो इसी लाइन के साथ हम लोग अब चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। आप लोग कहेंगे तो सर जी चैप्टर नंबर 3 में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, तो लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुकाओं में है नहीं है, फिर भी जो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव के रूप में ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन डाल दे। तो जरा उस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन करके देखते हैं और उसका जवाब तथा उससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोगों को बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय डैश को ही है। तो आधुनिक युग में अपने लोग किस चीज पर ज्यादा आश्रित है? शायद किसी व्यक्ति को रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, लेकिन अगर पैसा ना मिले तो वो खुश नहीं रह सकता। उसको अगर भोजन के लिए कुछ भोजन दे दिया जाए और उसको वस्त्र भी दे दिया जाए तो भी वो, अगर उसके पास खुद अपने पास पैसा नहीं है तो वो खुश नहीं रहता। तो उसी प्रकार तो यहां पूछा जा रहा था, जो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है, तो वो है मुद्रा को ही, पैसा को ही। तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वहां पर क्या आएगा? तो मुद्रा आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, तो वो हो जाएगा जीवन शक्ति। हमें जीवन में शक्ति देता है पैसा। अगर जिसके पास पैसा होता है वो अपनी आराम से जीवन जीता है, लेकिन अगर जिसके पास पैसा ना हो वो अपनी जीवन जीता तो है लेकिन वो खुशी के साथ नहीं जीता, एक तरीके से जीवन काटता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर के रूप में? जीवन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव संभवतः, सॉरी वहां पे गलती था, तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है। क्या है क्वेश्चन? है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है? तो इतिहास है। जैसे जैसे मुद्रा का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे ही मानव में जो सभ्यता है, मानव में जो समृद्धि है वो आता जा रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा आंसर के रूप में? तो वो हो जाएगा इतिहास। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान डैश प्रणाली कहा जाता है। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? शायद ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, जो जरा बताइए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली अगर पूछेगा तो उसका भी डिफिनेशन हम यही देंगे, जो किसी एक वस्तु को देकर कोई दूसरा वस्तु उसके बदले में लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। और इसका जो आंसर होगा वो भी आएगा वस्तु विनिमय। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है। जब मनुष्य ने मुद्रा का आविष्कार किया तो उस समय उसको क्या मिली? तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर हमें एक देश से दूसरे देश में भी अगर कोई भी चीज भेजना है या फिर लाना है, वहां मुद्रा काम आता है। शायद सोचिए अगर मुद्रा ना होता तो कैसे एक देश से दूसरे देश के बीच वार्तालाप हो पाती। मतलब अगर कोई भी चीज अगर भेजना होता, वार्तालाप सेंस हमारा कहने का मतलब ये था, जो कोई एक वस्तु को भेजने और एक वस्तु को मंगाने का वार्तालाप करते तो सही, लेकिन शायद वो जल्दी मतलब इनकार किया जा सकता था क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही पैसा का जब आविष्कार हुआ तो समृद्धि आ गई लोगों में। अब क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा। मुद्रा विनिमय का डैश है। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो एक माध्यम है, एक साधन है। वहां पर या तो आप माध्यम लिख, मतलब अगर माध्यम ऑप्शन में रहा तो माध्यम लगा सकते हैं, या फिर अगर साधन ऑप्शन में रहा तो साधन भी लगा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है। प्लास्टिक मुद्रा के कारण जो विनिमय में क्या हो गया है? तो विनिमय में आसानी हो गया है, क्योंकि पहले लोग पैसा भर भर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब सामान लाते थे। अब क्या है, मात्र एक कार्ड रखे और एक, मतलब वो पता भी नहीं चलता है मानव को, जहां वो कार्ड वो लेकर जा रहा है और कुछ सामान उधर से लेकर चले आते हैं। तो कहने का मतलब प्लास्टिक मुद्रा आने से क्या हुआ है? तो वो हमारा जो विनिमय के जो माध्यम है उसमें सरलता आ गई है, उसमें हम आसानी से काम कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, आय तथा उपभोग का अंतर डैश कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर डैश कहलाता है। मानिए जो आपने कुछ पैसा कमाया, आप कुछ पैसा कमाए और उससे कुछ वस्तु खरीदे, लेकिन जो पैसा बच गया उसके बाद, तो वो तो बचत ही तो कहलाता है। मतलब दोनों के बीच का अंतर, आप कोई आय, मतलब आप कोई चीजें कमाए, मतलब पैसा कमाए और उसके बाद उसका उपभोग किया
और उसके बीच में जो और जो बच गए उसको क्या कहते हैं हम, तो बचत कहते हैं। तो हमें लगता है ये भी सही हो गया आप लोगों का। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 10, साख का मुख्य आधार डैश। जो साख है, अब ये साख सब्जी वाली नहीं है, साख अपने लोग पत्र मुद्रा को ही कहते हैं। तो साख जो है, साख का मुख्य आधार क्या है, तो साख का मुख्य आधार है क्या करना, तो विनिमय करना। साख का मुख्य आधार क्या है, तो विनिमय करना। एक वस्तु को दूसरे वस्तु, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक, एक वस्तु को दूसरे वस्तु, एक वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो यूज किए जाते हैं पैसे, वो साख जो कि पत्र के रूप में किए जाते हैं, वो साख है। तो इसका आंसर हो जाएगा साख का मुख्य आधार विनिमय है। तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो वो विनिमय लगाएंगे। तो हम लोग 3 नंबर एक्सरसाइज भी खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। इससे आशा है कि एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछेगा, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव के रूप में अवश्य ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को पहले देख लेते हैं, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, कौन कौन सी क्वेश्चन इसकी ऑब्जेक्टिव के रूप में है। तो क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो ऑप्शन नंबर ए है देसी बैंकर, ऑप्शन नंबर बी है महाजन, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारी, और ऑप्शन नंबर डी है सहकारी बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, महाजन। आप लोगों को भी, आप लोग भी गांव में सुनते होंगे, जो आखिर किसी को अगर पैसे का कमी हो गया, कोई किसी को अगर लग रहा है जो हमें पैसा लेना है, तो सबसे पहले वो किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगने जाता है, और वो जिससे मांगने जाता है वो मांगने वाले का महाजन कहलाता है। तो गांव में सबसे अच्छा जो पैसा मांगने, मतलब पैसा अगर जरूरत पर काम आने की बात होता है, तो वो सबसे ज्यादा महाजन पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाजन। अब क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए सेठ साहूकार, ऑप्शन नंबर बी रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक बैंक, और ऑप्शन नंबर डी महाजन। पूछा है संस्थागत, कौन सी ऐसी वित्त का संस्था, मतलब वित्त का साधन है जो संस्थागत है, एक संस्था के जैसा होता है। तो वो कौन सा है, तो वो है व्यावसायिक बैंक। क्योंकि इसका 3 ऑप्शन जो था, वो सेठ साहूकार कोई संस्था नहीं होता है, वो रिश्तेदार कोई संस्था नहीं है, और महाजन भी कोई संस्था नहीं है। इस कारण से हम इस पे टिक आउट करेंगे 3 के ऊपर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो अपने लोग सब जानते हैं, जब भी आप पैसा लेते हैं तो उस पर एक बैंक का मोहर लगा होता है। आप लोगों के पास जो भी पैसा होगा, अगर नहीं है, मतलब अगर पैसा है आपके पास, तो आप निकाल कर देखिए, वो भी नोट वाले, सिक्के वाले नहीं। अगर नोट वाले आपके पास पैसे है, तो नोट वाले पैसे निकाल कर देखिए, तो उस पर एक बैंक का स्टिकर मारा होता है। वो कौन सा बैंक का स्टिकर है, तो वो होता है आरबीआई। कौन सा, आरबीआई, जिसको हम पूरे, अगर पूरा नाम, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे अगर ऐसा पूछ ले, जो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, पैसा का लेखा जोखा कौन रखता है, किसकी मोहर होती है पैसे पर, तो वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 35 और ऑप्शन नंबर डी 25। तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। सबसे ज्यादा दिन के लिए जो पैसा देती है, वो कौन सी बैंक देती है, कौन सी संस्था देती है। ऑप्शन नंबर ए कृषक महाजन, ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी सी प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा दिनों के लिए अगर कोई भी पैसा देती है, तो वो बैंक देती है, और कौन सी बैंक देती है, तो वो भूमि विकास बैंक देती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। कौन सी ऐसी शहर है जहां पैसे का लेखा जोखा रखा जाता है, तो वो है मुंबई। कौन है, तो मुंबई। अगर राजधानी पूछे तो कौन है भारत का, भारत का राजधानी कौन है, तो वो दिल्ली है। लेकिन वित्तीय राजधानी पूछे, पैसे के संबंधित राजधानी पूछे, तो वो हो जाता है मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी प्रांतीय क्वेश्चन नंबर 7 सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षर विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो वो बनी थी 1919 में। कब बनी, तो 1919 में। अब अगला क्वेश्चन है, देश में अभी
कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। हम जो पीछे पढ़े थे वो था राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक। अब जो क्वेश्चन है वो है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। तो इसकी संख्या हो जाती है 196, 196। कितना हो जाता है? तो 196। अगला क्वेश्चन है व्यवसायक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है उसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, कई वर्ष देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। कब हो जाएगा? तो 1969, 1969 में। तो हमने चैप्टर नंबर 4 की भी जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। क्या नाम है? रोजगार एवं सेवाएं। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए गए बुक का वो देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक क्षेत्र, वहां पर ऑप्शन नंबर बी में है विज्ञान क्षेत्र, और विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। अपने लोग पहले वाले चैप्टर ही जब रिवाइज कर रहे थे, पहले वाले का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, वहीं पर हमने इस चीज की जिक्र किया था जो तृतीयक क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो सेवा क्षेत्र जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो वो हो जाएंगे, पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 6, 4, 5 और 8। मानव पूंजी के मुख्य प्रमुख घटक कितने हैं? मुख्य घटक कितने हैं? तो वो है 5। कितने हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें तो ऑप्शन सुनना ही होगा, या फिर हो सकता है हम जो ऑप्शन बोल रहे हैं अगर वहां ये क्वेश्चन दे भी ऑप्शन चेंज दे सकता है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो आप लोगों को बताना है जो इसमें से कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है। बिहार तो बीमारू राज्य के रूप में है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। तो कौन नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वो कर्नाटक में। क्वेश्चन अब ऐसा भी पूछ सकता है जो आपको ऑप्शन बदल दे और क्वेश्चन ऐसा पूछ दे जो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो उसमें याद रखेगा जो बिहार बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और 2 राज्य आते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के पास रात भर का समय है, और जिसका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है उसका तो और ही ज्यादा समय है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा और रेल सेवा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए जो गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो वैसा सेवा जो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, जो सरकार के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या आप लोग बताएंगे सैन्य सेवा किसके अंतर्गत आता है? सेना की जो अपने लोग क्या खुद मानव कहता है जो नहीं, इसका जो आप लोग बॉर्डर पे जाइए हमारी सीमा की रक्षा कीजिए और पैसा अपने लोग देंगे, नहीं ना, वो सरकार देती है। फिर दूसरा है वित्त सेवा। वित्त सेवा भी तो सरकार ही उपलब्ध करवाती है। बैंक क्या अपना बैंक खोल कर रहते हैं लोग? सरकारी बैंक। हाँ कुछ प्राइवेट बैंक भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आ जाता है? तो सरकारी। लेकिन अपने लोगों को जो जानना था वो गैर सरकारी जानना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माल सेवा। अब है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी। तो हम सभी से ऊर्जा यूज करते हैं। कोयला से भी हम लोग ऊर्जा लेते जलाकर, पेट्रोलियम से भी, पेट्रोलियम के अंतर्गत तो पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाता है, केरोसिन, स्नेहक तेल। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सीधा विद्युत। तो विद्युत से भी तो लेते ही हैं ऊर्जा, अपने लोग विद्युत से लाइट जलाते हैं तो वो तो ऊर्जा के रूप में लेते हैं ना काम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6। अपने लोग कुछ ज्यादा ही समय लगा चुके हैं तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव की ओर आएंगे, क्योंकि आप लोगों का ये जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है, हमें ज्यादा नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स ही है, इसमें से पॉलिटी भी है, मतलब आप लोगों को पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है और हिस्ट्री भी, सबको को देखना है। साथ में आपदा प्रबंधन भी ज्योग्राफी में आता है, एक्स्ट्रा में, तो वो भी है। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर में जो वैश्वीकरण है उसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिया गया है, मात्र 5 ही है, तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया? तो इसे सभी को शामिल किया। क्योंकि आप लोग अगर हम आप लोगों से पूछ दे जो उदारीकरण क्या है, फिर निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है,
और ये आप लोग याद भी कर कर जाइएगा, क्योंकि ये वैश्वीकरण वाले चैप्टर में ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या फिर 4? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो ये सब के सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोई भी भारत का नहीं है, और ये सभी के सभी अंतरराष्ट्रीय मतलब अपना बिजनेस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय रूप से एक देश से दूसरे देश तक अपनी वस्तुओं को भेजते हैं तथा उसे पैसा कमाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक। नहीं, और ये तो नहीं पढ़े थे हम, तो उस वैश्वीकरण वाले चैप्टर में ये पढ़ रहे थे जो और छूट देना, रोक नहीं लगाना। और ऑप्शन नंबर बी, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विशेष अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। हाँ, ये तो अवश्य था, अपने लोग ये अवश्य पढ़ रहे थे, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, वो भी किसके माध्यम से? तो व्यापारों के माध्यम से, एक वस्तु को दूसरी जगह भेजना तथा उससे आय कमाना, ये तो वैश्वीकरण था। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो भारत में वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 में। कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो वो खरीद लिया था कोको कोला। किसने खरीद लिया? तो वो खरीद लिया था कोको कोला। तो अब हम लास्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे, वो है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। क्या है? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? इस क्वेश्चन से भी बिहार बोर्ड ने बहुत ही ज्यादा दिल लगा बैठा, बहुत ज्यादा ही मोहब्बत कर बैठा है, कई बार पूछ दिया। तो ये जो ज्यादा बार पूछ दिया है वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अवश्य याद कर लीजिएगा। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया? तो वो किया गया था, वो था 1986। कब किया गया? तो 1986 में। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? हाँ, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं अपने लोग 15 मार्च को। कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। याद कर लीजिएगा, जो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो हो जाएगा 1811 4000। 1811 4000। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? अगर आप लोग किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसमें से 3 चिन्ह आप लोगों को पढ़ाए थे जो होना जरूरी होता है, जिसमें ISI मार्क, हॉल मार्क और एग मार्क। और उसमें से भी अगर आप लोग सोने वाले वस्तु को खरीदने जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो आभूषण की वस्तु अगर खरीदने जाते हैं, जो सोना का बना हो, चांदी का बना हो, तो उस पर कौन सी मार्क देख कर लेना होता है? तो उस पर देखना होता है हॉल मार्क। कौन सी मार्क? तो हॉल मार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहां करेगा? जिला फोरम में, राज्य फोरम में या फिर राष्ट्रीय फोरम में। कहां करेगा? तो वो करेगा राज्य आयोग में। कब से अगर कहां से कहां तक रहा? तो 20 लाख से अगर 1 करोड़ तक रहा तो कहां करेगा? तो वो करेगा राज्य में। शिकायत दर्ज कहां करवाएगा? तो वो करवाएगा राज्य में। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? तो कोई भी शुल्क नहीं लगता। ऑप्शन ए था 50, ऑप्शन बी था 70, ऑप्शन सी था 10 और ऑप्शन डी कोई शुल्क नहीं। तो कोई शुल्क नहीं लगता। हम लोग अब इस पूरे के पूरे जो अर्थशास्त्र बुक थे उसकी ऑब्जेक्टिव तथा खासकर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपके कल वाले पेपर में आने की संभावना है सबसे ज्यादा, वो कर चुके हैं। अब आप लोग बने रहिएगा, हम तुरंत आप लोगों के लिए इसी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन वो सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो कि पूछने की ज्यादा संभावनाएं हैं उसको करवाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, हमें आशा है जो आप लोग अगली सेशन का इंतजार करेंगे और वो अगली सेशन कुछ ही देर में आ जाएगी। धन्यवाद।